अभी तक भी नहीं समझे कि ये रील किसके बारे में है। तो ये है स्टोरी लाइन विजय थलपति की, नहीं 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 नहीं, जोसेफ चंद्रशेखर विजय की नहीं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। यस, आज हम खड़े हैं मई 5 पे, और आज 108 सीट्स के साथ में विजय थलपति, हु ऑल्सो नोन एज चंद्रशेखर जोसेफ विजय, या फिर अगर हम उनके मिडिल नेम को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने अपने फादर के ऊपर, अपने मदर के ऊपर लॉ सूट फाइल किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी फिलहाल की कंडीशन में खुद को अपनी फैमिली से सेपरेट कर लिया। तो ये एंटायर स्टोरी शुरू होती है एस.सी. चंद्रशेखर से। एस.सी. चंद्रशेखर कौन? ये थे विजय के फादर, जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। उनका बचपन से एक ड्रीम था कि वो अपने बेटे को कहीं ना कहीं राजनेता बनाना चाहते थे। हियर इज़ अ फैक्टर, विजय की जो मदर थी उनका नाम था शोभा चंद्रशेखर। वो प्लेबैक सिंगर थी और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी अपने बेटे की हर विश पूरी करने के लिए। ये तब की बात है 1984 के अराउंड, जब विजय ने अपने फादर से ये रिक्वेस्ट की कि मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं भी अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ। पर जहाँ पर चंद्रशेखर एक अच्छे प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कला के माध्यम से कहीं ना कहीं 10-12 साल से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक मौका देने की सोची कि एक डिफिकल्ट सीन में विजय को देता हूँ, सीन को वो पर्दे पर परफॉर्म करने से पहले कि अपने माता पिता के सामने परफॉर्म कर सकता है। और हाँ, विजय ने अपना 200% देके अपने पापा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन घर जाने के बाद में मिस्टर एस.सी. चंद्रशेखर ने शोभा चंद्रशेखर को एक बात जरूर बोली कि ये अच्छा एक्टर बने या नहीं बने, पर ये बहुत अच्छा राजनेता बनेगा। कट टू 1989, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं विजय ने अपने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 9 मूवीज़ में काम किया। अभी तक उनका एज एन आर्टिस्ट कॉलीवुड में, मॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में एंट्री भी नहीं हुई थी। बट इनकी फर्स्ट मूवी जिनके अंदर इन्होंने काम किया, इस मूवी के लीड हीरो थे हमारे सभी के फेवरेट तलैवा रजनीकांत। ऐसा कहा जाता है कि तलैवा रजनीकांत कहीं ना कहीं इनके एक्टिंग गुरु भी थे, नॉट डायरेक्टली बट हाँ इनडायरेक्टली। इनकी मूवीज़ में काम करते करते कहीं ना कहीं विजय को एक मौका मिला, जिसके अंदर विजय ने एक चाइल्ड सपोर्ट आर्टिस्ट के साथ साथ बैकग्राउंड में स्पॉटलाइट दादा, कैमरामैन, इन चीज़ों को टेक्निकली समझने के बाद में विजय को कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि 1992 में उनकी पहली मूवी अपना करियर स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में जिस तरह से हम जानते हैं साउथ के हर एक स्टार, अगर हम महेश बाबू को ले लें सुपर स्टार, वो आप एक अपना टाइटल करते हैं। अगर हम लोग मक्खी वाला हीरो ले लें नानी, जो नेचुरल स्टार के नाम से अपना टाइटल स्टार करते हैं, इन्होंने भी अपने खुद के नाम से पहले, जैसे इनका नाम था विजय, इन्होंने अपने नाम से पहले लगाया इलयपति विजय। इलयपति का मतलब हिंदी में होता है कमांडर, बट इलय का मतलब होता है यंग का। इस हिसाब से इन्होंने अपना टाइटल कार्ड इलयपति विजय स्टार्ट किया, और उस ड्यूरेशन से लेकर 2004 तक इनका टाइटल कार्ड इलयपति विजय के नाम से फेमस हुआ। स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ करी, जैसे आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रियंका चोपड़ा की डेब्यू मूवी कौन सी थी, तो आप लोग सोचेंगे कि यार बॉलीवुड में उनकी मूवी पता नहीं कौन सी थी, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ही वो मूवी थी जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा को 2004 में कास्ट किया गया। वो फर्स्ट डेब्यू मूवी थी प्रियंका चोपड़ा की थलपति विजय के साथ में। अब हम आ जाते हैं थोड़े से बैकलैशेस के साथ में। आप लोग जानते होंगे कि 2012 के आसपास जो एंटायर गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, वो जयललिता की थी। विजय कुछ इमेजेस में एमजीआर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ये अपने पॉलिटिकल गुरु को मान ले या फिर इस तरह से मान ले कि पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इनके फादर की रुचि कहीं ना कहीं विजय को भी पॉलिटिक्स के अंदर खींच रही थी। बहुत सारे ऐसे फोटोज़, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ फेमस हो चुके हैं जिनके अंदर एमजीआर के साथ साथ विजय को बैकग्राउंड में देखा जा रहा है। कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, वो आगे जाके तमिलनाडु की गद्दी के ऊपर बैठकर एज अ चीफ मिनिस्टर पूरे तमिलनाडु को अपने हाथ में ले लेगा। पर ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई? वो फर्स्ट कंट्रोवर्सी जिसे विजय ने अपने बलबूते पर ओवरकम कर लिया। विजय के करियर में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक उस RIP सिस्टर भी थी जिनका नाम विद्या था। कहीं ना कहीं विद्या को खोने के बाद में वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए, या फिर हम कह लें कि इंट्रोवर्ट हो गए। कहीं ना कहीं यही उनके रियल स्क्रीन पे जब वो सिनेमा करते थे, जब वो मूवीज़ करते थे, उसमें उनके एनर्जी का कहीं ना कहीं स्रोत बनती थी। आपने एक मूवी देखी होगी वांटेड, सलमान खान को रिवाइव करने वाले सलमान खान के एंटायर करियर में एक सेकंड फेज लाने वाली मूवी वांटेड नहीं, पोकरी थी। आपने देखा होगा राउडी राठौर में वो प्रभुदेवा के डायरेक्शन में आने वाला एक हीरो जो कि अजीब अजीब सा स्टेप करके दिखाता था, वो विजय ही थे। वांटेड के अंदर भी जब गणेशा वाला सॉन्ग आता है तब विजय ही थे जिन्होंने डांस किया था। कैसे? बिकॉज द डायरेक्टर वॉज सेम। सलमान खान भी उस टाइम पर अपने करियर को रिवाइव करने के लिए किसी ऐसी मूवी को ढूंढ रहे थे जो कि ऑलरेडी तमिल इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर चुके हो, और क्योंकि डायरेक्टर सेम होगा तो ना खर्चा होगा और ना राइट्स की कोई दिक्कत आएगी। अब हम आ जाते हैं 2014 की टाइमलाइन में।
विजय ने एक मूवी बनाई थी थलैवा, जिसका सबटाइटल था टाइम टू लीड। इसका क्या मतलब हो सकता है? वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो कि जयललिता के इशारों पर चल रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि विजय जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से थलैवा की शूटिंग को एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ना तो उन्हें यूएस सर्टिफिकेट दिया गया, जैसा कि अभी जन्ना आयगन के साथ में हो रहा है, पर यह चीज़ विजय के लिए नई नहीं थी। उन्होंने ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन जयललिता के ऑफिस में वेट किया। इसके बावजूद जयललिता ने उन्होंने टाइम नहीं दिया। इसके बाद में उन्होंने एक पिटिशन लिख के जयललिता के सेक्रेटरी को दिया। उस दिन इलयपति विजय से थलपति विजय का ट्रांजिशन हो गया। इलयपति विजय का मतलब यंग कमांडर और थलपति विजय का मतलब कमांडर। एक 34 ईयर्स का बंदा जिसने इतनी अच्छी मूवी बनाने के बावजूद सिर्फ 1-3 शब्दों की लाइन की वजह से, अगर उसे उस पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में इतने सारे लोगों की मेहनत जो कि पिछले 2 साल की थी, उसके लिए इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की वजह से। इसी वजह से विजय ने ये डिसाइड किया कि अब वो जिस भी टॉपिक पर मूवी बनाएंगे उसके अंदर उस एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर उस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ज़रूर निशाना बनाएंगे। इसके बाद में एक सीरीज चल गई थलैवा पे। उन्होंने शो किया कि कैसे इस मूवी के बाद में आने वाली एक और मूवी जिसका नाम था बिजिल, बिजिल में उन्होंने ये शो किया कि गवर्नमेंट, मलेशियन गवर्नमेंट 7% ड्यूटी लगाती है अपने एक्सपोर्ट के ऊपर अगर वो मेडिसिन इंडस्ट्री में है, बट वहीं इंडियन गवर्नमेंट लगाती है 28% जीएसटी। इसके रिस्पॉन्स में बिजिल मूवी के अंदर उन्होंने इस पूरे प्रोपोगंडा को मूवी के फॉर्म में दर्शाया। थर्ड मूवी की बात करते हैं। थर्ड मूवी का नाम था सरकार, जिसपे उन्होंने टारगेट किया गवर्नमेंट की उस पॉलिसीज़ में जिसमें वो गरीबों को फ्रिज और कुकर बांट रही थी। जबकि विजय का स्टैंड ये था कि अगर आप गरीबों को देना ही चाहते हो, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में उन्हें उनके ग्रोथ में हेल्प करना चाहते हो, तो आपको उन्हें मिक्सर या फिर ग्राइंडर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें फ्री एजुकेशन देने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि उसने प्रॉमिस किया कि अगर 2026 में वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बनते हैं तो सबसे पहले वो एजुकेशन फ्री करेंगे ताकि विकसित हो सके तमिलनाडु। और कहीं ना कहीं ये वजह थी जिसकी वजह से 9 जनवरी 2026 को जो मूवी रिलीज होने वाली थी, जो कि इस्टेब्लिश्ड और अभी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए गए थे जो ऑलरेडी अभी के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को पता पड़े, उसकी रिलीज डिले कर दी गई। पहले उसे सीबीएफसी की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था उसके अंदर फंसाया गया और नाउ मूवी के कुछ क्लिप्स रिलीज कर दी गई। ऐसा ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फ्रीलांस एडिटर हायर किए थे, उसमें से किसी एक एडिटर ने उस पूरी मूवी के कुछ क्लिप्स और बाद में पूरी की मूवी ही रिकॉर्ड करके ऑनलाइन रिलीज कर दी। ये पूरी मूवी केवीएन प्रोडक्शंस के अंदर शूट हुई थी और केवीएन प्रोडक्शंस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि खुद तो अब ये सेम चीज़ें हो रही हैं जो कि थलैवा के रिलीज़ के टाइम पे हुई थी और वही सेम चीज़ जन नागन के टाइम पे हुई, पर थलैवा के लिए मतलब थलपति विजय के लिए ये चीज़ें नहीं है। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यूनिवर्स खुद को दोहरा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमजीआर की, जहाँ पर एमजीआर के बाद में तमिलनाडु की सत्ता को अपने हाथ में लेने वाली जयललिता थी, वहाँ पर ही ये रूमर्स चल रहे हैं कि थलपति विजय का त्रिशा कृष्णन के साथ में हो सकता है कि अफेयर चल रहा हो। अगर ये बात गलत है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये बात सही है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये चीज़ एक सरप्राइज़ तो है। कल 4 मई थी, त्रिशा कृष्णन का बर्थडे, कल 4 मई थी। अगर त्रिशा कृष्णन रूमर्ड गर्लफ्रेंड है थलपति विजय की, तो हो सकता है उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट तो मांगा होगा और गिफ्ट में उन्हें क्या मिलता है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की सीट। इवन दो थलपति विजय ने 2 जगहों से अपनी सीट का नामांकन किया था और उन दोनों ही जगह से 40,000 और 70,000 के वोट से वो जीत गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप विजेता रहते हो, आप इलेक्शन जीत जाते हो और अगर आपने 2 जगह से फॉर्म भरा है तो आपको एक जगह से विड्रॉल भरना पड़ता है और उस जगह पे आपकी ही पार्टी का कोई अदर मेंबर उस सीट को होल्ड करता है। यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है कि त्रिशा कृष्णन शायद उस दूसरी सीट के ऊपर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की सीट को होल्ड करते हुए सारा कार्यभार संभालेंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज है May 5। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने जिसके ऊपर कुछ और क्योंकि अभी मैंने ये बात नहीं की है कि किस तरह से उसने बाकी सारी मूवीज़ में कुछ पर्टिकुलर सीन्स के साथ में गवर्नमेंट को ट्रिगर किया था, बिकॉज ऑब्वियसली हम बचपन से सुनते आए हैं कि इफ़ यू कांट एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम द सिस्टम, बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, रीच टू द टॉप लेवल ऑफ दैट सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। वो शिकार हुआ है पॉलिटिक्स का, वो लड़ा है पॉलिटिक्स से, और अब अगर आपके हिसाब से सिर्फ वो एक नेपो किड है जो कि अपने फादर का
सपना पूरा करना चाहता था, या फिर सिर्फ वो एक एक्टर है जो कि अपने फैन बेस को इतना ओवर कॉन्फिडेंटली ले रहा है कि वो पॉलिटिक्स भी कर लेगा, या फिर वो रजनीकांत और कमल हासन जैसी कोई गलती करने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार ने अपने फैन बेस को वोट्स में कन्वर्ट करने के चक्कर में अपनी मूवीज़ का चलना भी बंद करवा दिया, या फिर वो एमजीआर की तरह एक सफल पॉलिटिशियन बनेगा जिसका सदियों सदियों तक नाम लिया जाएगा, क्योंकि विजय थलपति इज़ द ओनली पर्सन जिसने अपना फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, जीता, और इसी के साथ में 108 सीट के साथ में अगर उसके पास में 10 सीट और होती तो उसे शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर देखा जाए तो वो रेशो 10 सीट और 108 सीट मतलब 10% का भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट बने, कमेंट भी लो। और हाँ, विजय के जितने भी फैंस हैं और चाहते हैं कि मैं सीन बाय सीन हर मूवी का जिस भी सीन में उसने गवर्नमेंट को टारगेट किया है या फिर हमसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। बाय बाय, दिस इज कुणाल मांजरेकर साइनिंग ऑफ।